हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगेश नर्सिंग लेक्चरर। आज हम फार्मेकोलॉजी में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कोलिनर्जिक एजेंट्स। डेफिनेशन ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स या कोलिनर्जिक ड्रग्स। इट स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय एक्टिवेटिंग रिसेप्टर्स फॉर एसिटाइल कोलिन। ये जितने भी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन को। किसके द्वारा? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर की एक्टिविटी को ये इंक्रीज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की एक्टिविटी को ये स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारणवश पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी भी क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हम क्या करते हैं? एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ये डायरेक्टली एक्टिविटी नहीं बढ़ती है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर और इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, तब जाके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। These drugs inhibit cholinesterase enzyme that rapidly destroy acetylcholine and so prevent the destruction of acetylcholine। ये जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है? यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, जो कि क्या करता है? ये एसिटाइल कोलिन को डेस्ट्रॉय करता है। ये जो एंजाइम होता है कोलिनेस्ट्रेज, ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को डेस्ट्रॉय करता है। ओके, जब एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर डेस्ट्रॉय होता है तो एसिटाइल कोलिन की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। तो ये जो ड्रग्स है क्या करती है? इस एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसके कारणवश ये न्यूरोट्रांसमीटर को डेस्ट्रॉय नहीं कर पाती है। सो प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। इसलिए हम क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर लेते हैं इन ड्रग्स के द्वारा, जिसका नाम है कोलिनर्जिक ड्रग्स या एजेंट्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स आर एगोनिस्ट टू एसिटाइल कोलिन। कोलिनर्जिक जितनी भी ड्रग्स होती है वो क्या करती है? एसिटाइल कोलिन के साथ मिलके काम करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो दो क्लासिफिकेशन है कोलिनर्जिक ड्रग्स के। फर्स्ट वन दैट इज डायरेक्ट एक्टिंग, सेकंड वन इज दैट इज इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग क्या करता है? ये एसिड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की एक्टिविटी को ये इंक्रीज कर देती है, ये जितने भी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है। यानी कि दो न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, दो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है, उनके बीच में एक जो जंक्शन होता है उसको हम स्नैप्स बोलते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और यहीं पे क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स जो होते हैं उसकी एक्टिविटी को ये डायरेक्टली क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर या फिर कहे तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की जब एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है फर्स्ट वन बेथोनिकोल, जिसकी डोज रहती है 25 mg टैबलेट। कार्बेकोल 2 mg टैबलेट और सॉल्यूशन भी होता है इसका 0.5 ml इंस्टिल इनटू आई। तो आई के अंदर हम डालते हैं इस सॉल्यूशन को, और वैसे टैबलेट भी होती है, सॉल्यूशन भी होता है। मैथाकोलिन 100 mg होता है, ये ओरल इनहेलर होता है, ये इनहेल करते हैं हम इसमें। यूरेकोलिन 500 mg टैबलेट फॉर्म में होता है, ओरल रूट से हम इसको लेते हैं। पिलोकार्पिन 5 mg टैबलेट, मस्कैरिन 5 mg टैबलेट। सेकंड टाइप दैट इज इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिसका दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज एंटीकोलिनेस्ट्रेज और कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ओके, एंटीकोलिनेस्ट्रेज के नाम से भी हम इनको जानते हैं, और दूसरा क्या नाम है? कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। इसके भी दो सब टाइप्स होते हैं, पहला है रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स का मतलब हम जानेंगे कि ये जो रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स जितने भी एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? टेम्परेरीली, ओके, टेम्परेरीली ये जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को ये क्या करते हैं? इनएक्टिव करती है। यानी कि जब तक हम ये रिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स लेंगे तो ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनएक्टिव रखेंगे, और जैसे हम इसको नहीं लेंगे तो वापस से एंजाइम क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो इसका एग्जांपल है फाइसोस्टिग्माइन 1 mg पर ml IM और IV रूट से प्रोवाइड करते हैं। नियोस्टिग्माइन 2.5 mg पर 5 ml
इन और IM और IV रूट से हम इसको देते हैं पाइरिडोस्टिगमाइन 60 mg टैबलेट। सेकेंड सब टाइप दैट इज इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर्स। इसमें जितने भी ये एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर देते हैं। ओके, जिसका एग्जांपल है मेलाथियोन, जो कि लोशन फॉर्म में अवेलेबल होता है 0.5%, पैराथियोन 1.0 ग्राम IV रूट से हम प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स। ओके, ये किस तरह से अपना एक्शन करती है, कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक एसिटाइल कोलिन हाइड्रोलाइसिस बाय कोलिनेस्टेज एंड मिमिक एसिटाइल कोलिन। ये जो कोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं वो एसिटाइल कोलिन के हाइड्रोलाइसिस को क्या करती है, ये कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कौन करता है, इसका ब्रेकडाउन कौन करता है, डेस्ट्रॉय कौन करता है एसिटाइल कोलिन को, एक एंजाइम है दैट इज कोलिनेस्टेज। ओके, तो इस कोलिनेस्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को हम ब्लॉक करते हैं, तो एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइसिस को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर ब्लॉक कर देते हैं। और ये जितने भी एजेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, मिमिक एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन की तरह ये अपना काम करते हैं। एसिटाइल कोलिन का जो फंक्शन होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही एसिटाइल कोलिन फंक्शन करने लगेगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन एक्यूमुलेशन एट कोलिनर्जिक सिनेप्स। ये जो एसिटाइल कोलिन का एक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पर, कोलिनर्जिक सिनेप्स। और सिनेप्स कहाँ होता है, दो न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर होती है, उसके बीच में जो है जंक्शन दैट इज सिनेप्स। तो यहाँ पर ये जो सिनेप्स जंक्शन है यहाँ पर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक है यहाँ पर दैट इज एसिटाइल कोलिन, तो एसिटाइल कोलिन का यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, जैसे ही एसिटाइल कोलिन का एक्यूमुलेशन होगा तो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स। फर्स्ट वन दैट इज ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन। ये जो कोलिनर्जिक एजेंट्स जब हम लेते हैं, ये जो कोलिनर्जिक एजेंट्स जब हम लेते हैं तो ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ओके, और दूसरी पॉइंट ये है कि जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स है उनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवा देती है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साथ में क्या होता है, यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि एक अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंकियल अस्थमा होता है, डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, आईलिड ट्विचिंग, इंक्रीज टीयरिंग। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी, पहली बात तो ये है कि जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो सब किसके कारण हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी के कारण, ओवर एक्टिविटी के कारण हो रहा है। विजुअल एक्टिविटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, विजुअल या फिर कहे तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, जिसके कारण विजुअल एक्टिविटी कम हो जाती है। आईलिड ट्विचिंग, आईलिड मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इंक्रीज टीयरिंग, ये जो लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है, लैक्राइमल ग्लैंड की हाइपर स्टिमुलेशन के कारण वहां पर टीयरिंग प्रोडक्शन हो जाता है। स्वेटिंग, जो स्वेट ग्लैंड होती है उसकी ओवर एक्टिविटी के कारण स्वेटिंग देखने को मिलती है। यूरिनरी अर्जेंसी, डेट्रूसर मसल्स के अंदर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर देखने को मिलती है, डेट्रूसर मसल्स की ओवर स्टिमुलेशन के कारण यूरिनरी अर्जेंसी, बार बार यूरिन पास आउट के लिए जाता है। एक्सेसिव स्लाइवेशन, जो स्लाइवरी ग्लैंड है, ओके, स्लाइवरी ग्लैंड है उसमें क्या हो जाता है, हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, जिसके कारण एक्सेसिव सलाइवा का प्रोडक्शन होता है। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जब बढ़ती है तो जीआई मूवमेंट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें ये एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। मसल्स ट्विचिंग भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आईलिड ट्विचिंग, जो कि आईलिड जो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, उसी तरह से मसल्स
कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये थे एडवर्स इफेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स के। नेक्स्ट है इंडिकेशंस, किस किस कंडीशन में हम इन ड्रग्स का यूज लेते हैं। तो दो तरह से हम इन ड्रग्स को बॉडी में अप्लाई करते हैं, दो तरह से हम इन ड्रग्स को बॉडी में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज टॉपिकल, सेकंड वन दैट इज सिस्टमिक। टॉपिकल जब हम इन कोलिनर्जिक एजेंट्स का यूज लेते हैं तो कहाँ कहाँ यूज लेते हैं, फर्स्ट आई के लिए यूज लेते हैं। आई में किस तरह के डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज लेते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो यहाँ पर एक ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा जो कि एक आई डिसऑर्डर है। ग्लूकोमा में क्या होता है, आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पर इरिवर्सिबल विजन लॉस हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा दो तरह का होता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो यहाँ पर हम ओपन एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए हम इन कोलिनर्जिक एजेंट्स का यूज लेते हैं, जो कि हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं। रिवर्स साइक्लोप्लेजिया एंड माइड्रियासिस, मतलब रिवर्स का मतलब ये है कि हम जो आई है, आई के अंदर हम क्या करते हैं, पैरालाइसिस करते हैं। दूसरा प्यूपिल्स को डायलेट करते हैं। ओके, तो कुछ टाइम तक इन ड्रग्स का इफेक्ट रहता है, तो यहाँ पर आई पैरालाइज रहेगी कुछ टाइम के लिए, और प्यूपिल भी क्या हो जाता है यहाँ पर कुछ टाइम के लिए डायलेट हो जाता है। तो ये हम कुछ एग्जामिनेशन में यूज लेते हैं। नेक्स्ट सिस्टमिक ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यहाँ पर माइस्थेनिया ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए हम कोलिनर्जिक एजेंट्स का यूज लेते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन का क्या रोल होता है, अगर एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी होती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, जिसके अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, आईलिड का जो है डाउनफॉल देखने को मिलेगा, यानी कि आई क्लोज नहीं हो, मतलब आई जो है ओपन नहीं होगी, क्लोज ही रहेगी। रिलीफ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड यूरिनरी रिटेंशन। पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, यूरिनरी रिटेन ना हो, उनसे रिलीफ करने के लिए हम इनका यूज लेते हैं। नियोस्टिग्माइन इज एंटीडोट टू मसल्स रिलैक्सेंट। नियोस्टिग्माइन एंटीडोट होता है, किसके लिए होता है, ये मसल्स रिलैक्सेंट्स के लिए होता है। तो ये था इंडिकेशंस, किस किस कंडीशन में यूज लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स, किस कंडीशन में हम इनको अवॉइड करेंगे, किस कंडीशन में हम इनको यूज नहीं लेंगे। फर्स्ट वन दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द आइरिस एंड सिलियरी बॉडीज। आइरिस और सिलियरी बॉडी के अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन है, और साथ में हम क्या दे रहे हैं, कोलिनर्जिक एजेंट्स। तो ये क्या करती है, कोलिनर्जिक एजेंट्स यहाँ पर इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवा देते। जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन की सीवियरिटी और बढ़ जाएगी, यानी कि वहां पर पेन देखने को भी मिलेगा। तो इसलिए इनकी सीवियरिटी ना बढ़े, ओके, इन्फ्लामेशन की सीवियरिटी ना बढ़े, तो हम इनको यूज नहीं लेते हैं। नैरो और क्लोज एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल या नैरो एंगल ग्लूकोमा में हम इनका यूज नहीं लेते हैं। तो किस कंडीशन में यूज लेते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा में ही इनका यूज लेते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज ये जो भी एजेंट्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, पहला वैजो डायलेशन। जब वैजो डायलेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। ओके, हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर जो है कम देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है, ब्रेडी कार्डिया, हार्ट रेट जो है वो कम देखने को मिलेगी। इंटेस्टाइनल और यूरिनरी रिटेंशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये एजेंट्स क्या करेंगे, अवॉइड कराएंगे। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, कंटेंट आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है, और फिर हम ये एजेंट्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेंगे, तो ये क्या होगा, यहाँ पर रप्चर देखने को मिल सकता है, इंटेस्टाइनल रप्चर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही डाइट्रोसर मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, या फंक्शन कर रही है लेकिन उसमें क्या आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो यहाँ की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर या फिर वो मसल्स क्या हो जाएंगी, रप्चर हो जाएगी। ऐसे ही मेगाकोलोन, मेगाकोलोन क्या हुआ, क्योंकि
लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ये कोलोन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और वहाँ पर किसी कारणवश लार्ज कोलोन का पार्ट क्या हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया। ओके, हो सकता है यहाँ पर इसकी जो नर्व सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है, नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या होता है, फूड कंटेंट एक्यूमुलेट हो जाता है और यहाँ की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो कोलोन का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मेगा कोलोन। साथ में हम जब ये एजेंट्स देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, रप्चर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस आ चुका है, नर्व सप्लाई नहीं हो रही है, तो फूड कंटेंट आगे की तरफ नहीं जाएगा, तो रप्चर हो सकता है। अक्यूट पेप्टिक अल्सर, यहाँ पर पेप्टिक अल्सर है। ओके, तो ये क्या करती है, केमिकल के रिलीज को इंक्रीज कर देती है। दूसरा फिर क्या होता है यहाँ पर, जीआई इरिटेशन। जब जीआई इरिटेशन होगा तो साथ में यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, नर्स के रोल क्या रहेंगे। फर्स्ट वन दैट इज एक्सप्लेन अबाउट सलाइवेशन, वोमिटिंग, यूरिनेशन। सलाइवा के रिगार्डिंग, यूरिन के रिगार्डिंग, वोमिटिंग के रिगार्डिंग, यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा पेशेंट को। रिड्यूस डोज इफ एक्सेसिव नोजिया एंड सलाइवेशन अकर्स, यदि ज़्यादा नोजिया हो रही है, ज़्यादा सलाइवेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो कोलिनर्जिक एजेंट्स होते हैं उसके डोज को हम रिड्यूस कर देंगे। हैव एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन रेडी इन केस ऑफ एलर्जिक एक्शन एंड एक्सीडेंटल ओवरडोज। यदि किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, एक्सीडेंटल ओवरडोज हम पेशेंट को प्रोवाइड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन को रेडी रखेंगे ताकि वो इनके इफेक्ट को कम कर सके। ओके, हैव इमरजेंसी मेजर्स रेडी अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीथिंग क्राइसिस। यदि पेशेंट को ब्रीथिंग क्राइसिस हो रही है, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम पर इमरजेंसी मेजर्स का रेडी रखेंगे। ओके, तो ये थे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ये था आज का अपना प्यारा सा लेक्चर रिगार्डिंग कोलिनर्जिक एजेंट्स। कोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं, इसके कौन कौन सी क्लासिफिकेशंस होती है, किस तरह से ये अपना एक्शन करती है और क्या इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, किस कंडीशन में हम इनका यूज लेते हैं और किस कंडीशन में इनको अवॉइड करते हैं और क्या इसकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली, इन सबको हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।